हेलो दोस्तों, मैं अशोक आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी प्रचार में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। साथियों, रसायन विज्ञान की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। यहां पर आप घटना चक्र सीरीज को पढ़ रहे हैं। साथियों, तो यहां पर चलिए देखिए, हम रसायन विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे, जो कि वन लाइनर क्वेश्चन के माध्यम से पढ़ेंगे। साथियों, यहाँ पर यूपीएसआई की सीरीज है साथियों, जो कि घटना चक्र स्पेशल यूपीएसआई के लिए है। तो चलिए, तो बिना देरी किए हम सीरीज को स्टार्ट करते हैं। आशा करता हूँ साथियों आप लोग स्वस्थ होंगे और आपके परिवारजन भी स्वस्थ होंगे और आप लोग अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे रहे होंगे। चलिए साथियों, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कुछ स्मरणीय तथ्य के माध्यम से समझते हुए चलेंगे। देखिए, यहाँ पर ध्यान देने की बात है, यहाँ वन लाइन क्वेश्चन के माध्यम से क्वेश्चन को यहाँ पर समझना होगा और जो कि इसी में से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं साथियों। यहाँ पर देख पा रहे होंगे, पॉइंट के माध्यम से हम समझते हुए चलते हैं। चलिए, तो पहला पॉइंट आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर है परमाणु पदार्थ का वह लघुत्तम रूप है, वह लघुत्तम भाग है साथियों, जिसमें पदार्थ के सभी गुण विद्यमान रहते हैं। ये पहला पॉइंट आपका हुआ, यानी कि परमाणु पदार्थ का वह लघुत्तम भाग है जिसमें पदार्थ के सभी गुण विद्यमान रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, कह रहे हैं कि परमाणु के केंद्र में एक नाभिक न्यूक्लियस जिसको बोलते हैं होता है, जिसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन स्थित होते हैं। क्या साथियों? प्रोटॉन न्यूट्रॉन स्थित होते हैं परमाणु के केंद्र के एक नाभिक में, न्यूक्लियस में साथियों। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित, प्रोटॉन धनावेशित तथा न्यूट्रॉन विद्युत उदासीन होता है। यानी कि साथियों, अगर बात करें तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है? ऋणावेशित होता है, प्रोटॉन धनावेशित होता है और न्यूट्रॉन की बात करें तो यह उदासीन कण होते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट पॉइंट आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट करा, परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाते हैं और जिन्हें हम क्या कहते हैं? ऊर्जा स्तर कहते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। यहाँ पर कह रहा अणु परमाणु क्या साथियों? अणु परमाणु क्या है? अणु परमाणु प्रारंभिक या सम्मिश्र परमाणु होते हैं जो अणु से छोटे होते हैं। ये अणु से क्या होते हैं? छोटे होते हैं साथियों। यानी कि पूछा जाए अणु से छोटे होते हैं तो क्या होते हैं? अणु परमाणु को। चलिए, यहाँ पर हम कुछ देख रहे हैं, लिस्ट के माध्यम से है, जो कि यहाँ पर आप देख रहे हैं मूल कण हैं, पार्टिकल हैं और उसके प्रतीक हैं यहाँ पर, और देख पा रहे होंगे यहाँ पर उसकी खोज करता है। चलिए तो देख लेते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं साथियों, प्रतीक, मूल कण और खोज करता। चलिए, इलेक्ट्रॉन की बात करें, इलेक्ट्रॉन की प्रकृति के बारे में बात करें तो यहाँ पर देख पा रहे हैं, अगर प्रकृति देख पा रहे हैं, इसकी जो खोजकर्ता कौन है इसके? जे थॉमसन है। प्रोटॉन का क्या है साथियों? ये प्रतीक आपके सामने है और ई गोल्डस्टीन ने इसकी खोज की है। और न्यूट्रॉन की बात करें तो यहाँ पर एन या एन जो कि है आपका 0, आपके देख रहे हैं जे चैडविक है। क्या साथियों? जे चैडविक है। और जे चैडविक आगे बात करें तो मूल कण है, उसके बाद द्रव्यमान है, इस पर आवेश कितना है वो देख पा रहे होंगे। मूल कण और द्रव्यमान आवेश कूलाम में। देखिए, मूल कण की बात करें, यहाँ इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन की अगर हम द्रव्यमान की बात करें तो 9.1095 इंटू 10⁻⁻28 है। और आवेश की बात करें तो -1.66 इंटू 10⁻19 है। प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन 1.62726 इंटू 10⁻24 है। और यहाँ पर आवेश की बात करते हैं कूलाम में तो प्लस में है, क्या है साथियों? धनावेशित है। यहाँ पर ऋणावेशित है तो यहाँ पर क्या है? 1.6 इंटू 10⁻19। चलिए, न्यूट्रॉन की देख लेते हैं। न्यूट्रॉन के 1.6750 इंटू 10⁻20 है। ये शून्य या उदासीन होता है साथियों। चलिए, तो अगले पॉइंट पे देखते हैं, ध्यान देते हैं। यहाँ पर अणु परमाणु कणों में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन शामिल हैं। ड्यूट्रॉन एक स्थिर कण है। क्या?
न्यूट्रॉन एक स्थिर कण है जिसमें एक प्रोटॉन तथा एक न्यूट्रॉन होता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में क्या है, यहाँ पर कह रहे हैं कि पॉजिट्रॉन, यहाँ पर पॉजिट्रॉन की बात कर रहा है। एक धनावेशित मूल कण है जिसका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है तथा आवेश का संख्यात्मक मान इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। पॉजिट्रॉन को इलेक्ट्रॉन का विरोधी कण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एंटी पार्टिकल भी कहते हैं पॉजिट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन का। चलिए आगे देखते हैं। कह रहे हैं पॉजिट्रॉन प्रचक्रण यानी कि स्पिन 1/2 होता है। इसका पॉजिट्रॉन का प्रचक्रण कितना होता है? 1/2 होता है। न्यूट्रॉन नहीं आ सकता, न्यूट्रिनो है। क्या है? न्यूट्रिनो द्रव्यमान एवं आवेश रहित मूल कण है। ये कैसा है? न्यूट्रिनो की बात करें तो ये द्रव्यमान एवं आवेश रहित है। क्या है? द्रव्यमान एवं आवेश रहित है। आगे देखते हैं। ये एक ऐसा कण है जो कि न्यूट्रिनो द्रव्यमान एवं आवेश रहित मूल कण है। इसकी खोज की बात करें तो पाउली ने की थी। किसने की थी? न्यूट्रिनो की खोज पाउली ने की थी, पूछा जा सकता है। चलिए अल्फा कण हीलियम नाभिक के समान 2 प्रोटॉनों तथा 2 न्यूट्रॉन से मिलकर बने होते हैं। अल्फा कण द्वि आवेश युक्त हीलियम आयन होते हैं। क्या? अल्फा कण द्वि आवेश युक्त हीलियम आयन होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अल्फा कणों का द्रव्यमान हीलियम नाभिक के द्रव्यमान के बराबर होता है। अल्फा कणों की मात्रा हाइड्रोजन परमाणु की मात्रा की 4 गुनी होती है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं बीटा कण के बारे में। बीटा कण ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन एवं गामा किरण अनावेशित होती है। गामा विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। क्या? गामा क्या होता है? गामा साथियों होती है विद्युत चुंबकीय तरंग। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। किसी तत्व की द्रव्यमान संख्या परमाणु भार उसके नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों एवं न्यूट्रॉनों की संख्या के योग के बराबर होती है। आगे देखते हैं साथियों। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर कह रहा है एक ही तत्व के वे परमाणु जिनके परमाणु संख्याएं समान किंतु द्रव्यमान संख्याएं भिन्न होती हैं उसे क्या कहते हैं? वे समस्थानिक कहलाते हैं साथियों। क्या? समस्थानिक है, आइसोटॉप्स कहलाते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। भिन्न भिन्न तत्वों के वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं परंतु द्रव्यमान संख्या समान होती है, वो संभारिक कहलाते हैं, जिसे हम आइसोबार्स कहते हैं। चलिए संभारिकों में प्रोटॉनों की संख्या भिन्न भिन्न अलग अलग होती है। चलिए और भिन्न भिन्न तत्वों के वे परमाणु जिनमें न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। आगे गाइगर काउंटर को गाइगर मूलर काउंटर के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखते हैं इसके बारे में। गाइगर काउंटर एक प्रकार का कण संसूचक है जिसका प्रयोग अनियमित विकिरण को मापने के लिए किया जाता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। भौतिक प्रक्रिया में कारक को हटा देने पर इसमें भाग लेने वाला पदार्थ पुनः अपनी पूर्ववर्ती अवस्था में आ जाता है। देखिए भौतिक प्रक्रिया अस्थायी एवं उत्क्रमणीय होती है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। पानी का चीनी में घुलना भौतिक परिवर्तन है क्योंकि वाष्पन द्वारा चीनी को पुनः प्राप्त किया जा सकता है। रासायनिक प्रक्रिया में कारक को हटा देने पर इसमें भाग लेने वाला पदार्थ अपनी पूर्ववर्ती अवस्था में नहीं आ सकता, अर्थात यह प्रक्रिया स्थायी एवं अनुत्क्रमणीय होती है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है दूध का आस्कंदन, लोहे में जंग लगना, दूध से दही बनना तथा कागज जलना, ये सब रासायनिक परिवर्तन के एग्जाम्पल है साथियों। चलिए देखते हैं पाश्चुरीकरण क्या है। पाश्चुरीकरण द्रव खाद्य सामग्री के संरक्षण की विधि है। क्या है? द्रव खाद्य सामग्री के संरक्षण की एक विधि है पाश्चुरीकरण। चलिए यहाँ पर देखते हैं
यहाँ पर कुछ धातुएं एवं उनके यौगिक उपयोग दिए गए हैं। चलिए यहाँ देख लेते हैं धातुएं और उपयोग के बारे में। चलिए यहाँ पर मर्क्यूरिक ऑक्साइड दिया गया है HgO, जिसको इसका उपयोग क्या होता है, मरहम एवं जहर के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। और मर्क्यूरिक क्लोराइड की बात करें HgCl2, तो ये कीटनाशक एवं कैरोमल बनाने में किया जाता है। चलिए मैग्नीशियम का प्रयोग Mg धातु मिश्रण एवं फ्लैश बल्ब बनाने में किया जाता है। आगे मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, ये बायलरो औषधि निर्माण रबर पूरक के रूप में किया जाता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। यहाँ पर क्या है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल 12। अगर ऐसे इधर देखते हैं तो चीनी उद्योग में मोलसिस में से चीनी तैयार करने में मैग्नीशियम कार्बोनेट MgCO3। इसकी बात करें तो ये दंत मंजन में दवाएं एवं जिप्सम साल्ट बनाने में इसका प्रयोग MgCO3 का किया जाता है, मैग्नीशियम कार्बोनेट। चलिए नेक्स्ट सोडियम को देख लेते हैं। सोडियम का प्रयोग सोडियम परऑक्साइड बनाने में किया जाता है। सोडियम नाइट्रोक्साइड का प्रयोग की बात करें स्वाद के रूप में, किसके रूप में, स्वाद के रूप में, और KNO3 तथा HNO3 के निर्माण में किया जाता है। और कैल्शियम Ca का प्रयोग किस में किया जाता है, उपयोग पेट्रोलियम में सल्फर हटाने, क्या, पेट्रोलियम में सल्फर हटाने तथा अभिकारक के रूप में कैल्शियम का उपयोग किया जाता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं कैल्शियम कार्बाइड। देखिए कैल्शियम कार्बाइड CaC2 की बात करें तो कैल्शियम साइनाइड बनाने में, क्या, कैल्शियम साइनाइड बनाने में तथा एसिटिलीन बनाने में। कॉपर Cu की अगर हम बात करें तो बिजली के तार एवं पीतल बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। और क्यूप्रस ऑक्साइड Cu2O की बात करते हैं तो लाल कांच के निर्माण में और पेस्टिसाइड के रूप में, क्या, पेस्टिसाइड के रूप में। आगे देखते हैं क्यूप्रिक क्लोराइड की बात करें CuCl2 की बात करते हैं। ये जल शुद्धिकरण एवं धागों की रंगाई में इसका उपयोग किया जाता है। चलिए आइए देखते हैं पाश्चुरीकरण विधि की खोज किसने की थी, तो लुईस पाश्चर ने की थी साथियों। आगे देखते हैं पाश्चुरीकरण विधि में को 145 डिग्री फ़ारेनहाइट से 150 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान पर 30 मिनट तक गर्म किया जाता है। उसके बाद उसे 55 डिग्री फ़ारेनहाइट पर 55 डिग्री फ़ारेनहाइट पर क्या किया जाता है, तक ठंडा कर लिया जाता है साथियों। चलिए आगे देखते हैं पाश्चुरीकरण। कह रहे हैं पाश्चुरीकरण प्रक्रिया से दूध में उपस्थित हानिकारक कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। परासरण के प्राक प्रक्रम में किसी भी विलायक में प्रवाह या प्रसरण सांद्र विलयन से तनु विलयन की ओर होता है, हमेशा सांद्र विलयन से तनु विलयन की ओर होता है। चलिए परासरण अर्धपारागम झिल्ली द्वारा होता है। आगे पॉइंट देखते हैं, अर्धपारागम झिल्ली द्वारा होता है। प्रतिलोम प्रसरण में वाहिदाब सांद्र विलयन पर लगाया जाता है। कुछ ठोस पदार्थ ऐसे होते हैं जिन्हें गर्म किए जाने पर वे अवस्था में आने के बजाय क्या होते हैं, सीधे वाष्प में बदल जाते हैं और वाष्प को ठंडा करने पर पुनः सीधे ठोस में आ जाते हैं। ऐसे पदार्थों को क्या कहा जाता है, ऐसे पदार्थों को ऊर्ध्वपातज तथा इस क्रिया को क्या कहा जाता है, ऊर्ध्वपातन कहा जाता है साथियों। चलिए आइए पॉइंट को नेक्स्ट देखते हैं। क्या ऊर्ध्वपातन विधि के द्वारा कपूर, नेफ्थलीन, अमोनियम क्लोराइड आदि पदार्थ को शुद्ध किए जाते हैं। रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी के किसी वर्ग में नीचे की ओर जाने पर तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुताएं सामान्यतः क्या होती हैं, घटती हैं, जबकि परमाणु त्रिज्या की बात करें तो ये बढ़ जाती हैं साथियों। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आयनन विभव बढ़ता है। साथियों याद रखना, किसी आवर्त सारणी में अगर हम बाएं से दाएं जाएं तो क्या होगा, आयनन विभव बढ़ेगा। आवर्त में परमाणु संख्या की वृद्धि के साथ साथ सामान्यतया विद्युत ऋणात्मकता बढ़ जाती है, जबकि किसी वर्ग में ऊपर से नीचे
आने पर साथियों विद्युत ऋणात्मकता घट जाती है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी अधातुओं के वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर अधातुओं की क्रियाशीलता घटती है, जबकि किसी धातु के वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है, ऊपर से नीचे जाने पर धातुओं की क्रियाशीलता बढ़ती है। साथियों कहने का मतलब ये है, आप देख पा रहे होंगे कि किसी अधातुओं, यहाँ अधातुओं की बात कर रहा है, किसी अधातुओं के वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर अधातुओं की क्रियाशीलता घटती है, जबकि किसी धातुओं कह रहा है धातुओं के वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर धातुएं की क्रियाशीलता क्या करती है, बढ़ जाती है। साथियों क्या होती है, यहाँ पर घटती है और यहाँ पर बढ़ जाती है। चलिए अगले पॉइंट को देखते हैं। रूसी रसायन शास्त्री की बात करें, मेंडलीव, जिसका नाम था मेंडलीव ने 1869 ईस्वी में आवर्त नियम प्रस्तुत किया था। चलिए आगे देखते हैं। मेंडलीव के अगर अनुसार बात करें तो तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्त फलन होते हैं। मोजले ने आधुनिक आवर्त सारणी बनाई जिसके अनुसार तत्वों के रासायनिक तथा भौतिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं उनके परमाणु भारों पर, और यहाँ उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। चलिए देख पा रहे होंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। वर्ष 2016 में 16 तक कितने 118 तत्वों की पहचान की गई थी। 2016 की बात कर रहे हैं। चलिए 2016 में 118 तत्वों की पहचान की गई है। आवर्त सारणी में सम्मिलित सबसे नवीनतम तत्व क्या है साथियों, सबसे नवीनतम तत्व है क्या है, अनकॉन्टियम। क्या है साथियों, चलिए ये आपका नवीनतम तत्व है। मोती में 85% कैल्शियम कार्बोनेट, एरागोनाइट 2 से 4% जल तथा 0 से 10% कांचियोलिन पाया जाता है। साथियों क्या पाया जाता है, कांचियोलिन पाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। कांचियोलिन की बात करें तो कांचियोलिन एक प्रोटीन है। क्या है, एक प्रोटीन है। आगे हम देखेंगे यहाँ पर प्रमुख मिश्र धातु है, उनके अवयव हैं और उनके यूज कहाँ होते हैं ये भी लिखा गया है। चलिए देखते हैं। पीतल जो कि CuZn इसके अवयव हैं बर्तन एवं तार बनाने में। किसमें, बर्तन एवं तार बनाने में। आगे देखेंगे कांसा जिसका अवयव साथियों CuSn है, ये बर्तन एवं मूर्तियाँ बनाने में किया जाता है। यहाँ पर है फास्फोर ब्रांज जो कि CuSnP रेडियो के एरियल बनाने में किया जाता है। गन मेटल का प्रयोग ये जो अवयव है इसका देख लेते हैं, CuZnSn बंदूकों के पुर्जे बनाने में। जर्मन सिल्वर ये CuZnNi इसका अवयव है साथियों, और जेवर और बर्तन एवं मूर्तियाँ बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। आगे देखते हैं। एल्यूमिनियम Cu ब्रांज है, एल्यूमिनियम ब्रांज जो कि Cu सिक्के बनाने में, बर्तन एवं बटन बनाने में किया जाता है इसका प्रयोग। इसका अवयव क्या है, Cul। चलिए आगे देखते हैं साथियों। मैग्नोलियम क्या है, मैग्नोलियम जो कि Al और Mg वायुयान बनाने में मैग्नोलियम का उपयोग किया जाता है। आगे देते हैं। सोडियम लैंप क्या साथियों, सोडियम वाष्प लैंप। ये प्रायः सड़क प्रकाश के लिए प्रयुक्त होते हैं क्योंकि इनका प्रकाश एक वर्णी है और पानी की बूंदों से गुजरने पर विभक्त नहीं होता है, अतः बहुत कम विभक्त होता है। चूना पत्थर एक अवसादी चट्टान है। क्या साथियों, चूना पत्थर एक अवसादी चट्टान है जिसमें अधिकांश मात्रा कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 की होती है। इसमें सिलिका, एल्यूमिनिया, लोहा आदि अपद्रव्य अंतर्मिश्रित रहते हैं साथियों। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अर्धजल योजित कैल्शियम सल्फेट को सामान्यतः प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस एक सफ़ेद चूर्ण है जिसका उपयोग शल्य
क्रिया में पट्टियों के रूप में किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस में मूर्तियाँ तथा मूर्तियों के सांचे भी बनाए जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात करें, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र तो CaSO4 इंटू 1/2H2O। इसका सूत्र साथियों, इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। मोनोजाइट थोरियम लैंथेनम और सीरियम का मिश्रण है। क्या है? मोनोजाइट जो थोरियम है, लैंथेनम और सीरियम का मिश्रण है। मोनोजाइट भारत में केरल तट पर पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। आगे देखेंगे अभ्रक एक क्या है साथियों? अभ्रक एक महत्वपूर्ण गैर धात्विक खनिज है। अभ्रक ऊष्मा का सुचालक किंतु विद्युत का कुचालक होता है साथियों। अभ्रक का उपयोग मुख्यतः विद्युत उद्योगों में किया जाता है क्योंकि विद्युत रोधन क्षमता अधिक होती है। पारा चांदी जैसी सफ़ेद और चमकीली धातु होती है। आगे देखते हैं। पारा साधारण ताप पर द्रव अवस्था में विद्यमान रहता है। पारा क्या होता है? साधारण ताप पर भी यह द्रव अवस्था में विद्यमान रहता है। पारा विद्युत का सुचालक तथा ऊष्मा का कुचालक होता है। बॉक्साइट Al2O3 इंटू 2H2O एल्यूमिनियम का मुख्य अयस्क है साथियों। बॉक्साइट एल्यूमिनियम का मुख्य अयस्क है जो एल्यूमिनियम के जल योजित ऑक्साइड के रूप में पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। बॉक्साइड प्रधानतः गिब्साइड, ब्रोमाइड एवं डायस्पोर का सम्मिलित रूप है। क्या है? बॉक्साइड किसका है साथियों? गिब्साइड, ब्रोमाइड एवं डायस्पोर का सम्मिलित रूप है। एल्यूमिनियम धातु का निष्कर्षण मुख्यतः बॉक्साइड अयस्क से विद्युत अपघटन विधि द्वारा किया जाता है। बेयर प्रक्रम का प्रयोग एल्यूमिनियम धातु के निष्कर्षण में किया जाता है। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। सामान्यतः टूथपेस्ट में 20 से 42% जल उपस्थित होता है। टूथपेस्ट के अन्य मुख्य अवयव है अपघर्षक और अपघर्षक, फ्लोराइड एवं आर्द्रक। सामान्यतः टूथपेस्ट में आकर्षक की अपघर्षक क्या साथियों? यहाँ पर लिखा गया है अपघर्षक। कह रहे हैं सामान्यतः टूथपेस्ट में अपघर्षक की मात्रा 50% तक होती है। कितना होती है? 50% तक होती है। आगे देखते हैं। अपघर्षकों में एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH का होल थ्राइस एवं कैल्शियम कार्बोनेट CO3 के अविलेय कण शामिल होते हैं। भंजक क्रैकिंग की बात करें तो यह भंजक की क्रिया में उच्च तापमान पर कार्बन के बड़े अणु छोटे अणुओं में टूट जाते हैं। बड़े अणु छोटे अणुओं में टूट जाते हैं। भंजन प्रक्रिया से पेट्रोल प्राप्त किया जाता है। क्या साथियों? भंजन प्रक्रिया से पेट्रोल प्राप्त किया जाता है। प्रगलन तांबे के अयस्क से शुद्ध तांबा प्राप्त करने की रासायनिक विधि में प्रयुक्त एक प्रक्रिया है हाइड्रोजनीकरण प्रक्रिया। हाइड्रोजनीकरण प्रक्रिया क्या है साथियों? खाद्य तेलों पर निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन प्रवाहित करने पर यह वनस्पति घी में परिवर्तित हो जाता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। कह रहे हैं सोडियम का अपेक्षित घनत्व 0.97 होता है। जल से हल्का होने के कारण सोडियम जल पर तैरने लगता है साथियों। क्या तैरने लगता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH को दाहक सोडा या कास्टिक सोडा कहते हैं। सोडियम कार्बोनेट को वॉशिंग सोडा Na2CO3 × 10H2O या फिर धावन वाला सोडा कहते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 को खाने वाला सोडा या बेकिंग सोडा कहते हैं। क्या कहते हैं? खाने वाला सोडा या बेकिंग सोडा। आगे देखते हैं। सोडियम सल्फेट Na2SO4 साथियों × 10H2O को ग्लाबर
साल्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लोबल साल्ट कहते हैं। आइए हम देखते हैं यहाँ पर प्रमुख लवण दिए गए हैं और उनके रासायनिक नाम भी है और उनका यूज कहाँ होता है वो भी लिखा गया है। चलिए लवण का नाम देखते हैं। यहाँ पर साधारण नमक है। इस साधारण नमक अगर इसके हम रासायनिक नाम की बात करें तो सोडियम क्लोराइड NaCl कहते हैं। इसको किसमें उपयोग किया जाता है? खाने आचार के परिरक्षण में तथा मांस एवं मछली के संरक्षण में इसका उपयोग साधारण नमक का किया जाता है साथियों। चलिए धावन सोडा की बात करें तो धावन सोडा सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 कपड़ा धोने में, कांच, प्लास्टिक, सोडा, अपमार्जक चूर्ण बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। आइए खाने के सोडा की बात करें तो खाने का सोडा जो कि सोडियम बाइकार्बोनेट होता है NaHCO3 तथा पेट की अम्लता को क्या करता है साथियों? बेकिंग पाउडर, अग्निशमन यंत्र बेकिंग पाउडर, अग्निशमन और पेट की अम्लता को यह कम करता है साथियों। क्या? सोडियम बाइकार्बोनेट। फिटकरी की बात करते हैं। आइए हम इसे देखते हैं। फिटकरी पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट इसका रासायनिक नाम है साथियों। K2SO4 × Al2SO4 का होल थ्राइज 24H2O क्या है? 24H2O। ये क्या होता है साथियों? ये रंगाई में कटे हुए स्थान से रक्त का रिसाव रोकने के लिए, पानी को शुद्ध करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। फिटकरी का सोरा जिसका नाम है रासायनिक पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, ये बारूद बनाने में उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है साथियों। आइए नीला थोथा की बात करें तो नीला थोथा कॉपर सल्फेट CuSO4 × 5H2O, यह रंगाई एवं छपाई में इसका उपयोग नीला थोथा किया जाता है। चलिए आइए देखते हैं सोडियम नाइट्रेट। देखिए सोडियम नाइट्रेट को चिली साल्ट पीटर कहते हैं। क्या? चिली साल्ट पीटर कहते हैं। और सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग बेकरी एवं अग्निशामक यंत्रों में किया जाता है। चलिए यहाँ पर अगला देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। मैग्नीशियम कार्बोनेट का उपयोग दंत मंजन बनाने में किया जाता है। फेरस सल्फेट FeSO4 × 7H2O इसका उपयोग मतलब फेरस सल्फेट का उपयोग जो होता है साथियों मोहर लवण रंग उद्योग एवं स्याही बनाने में किया जाता है। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है साथियों? फेरस सल्फेट का तो मोहर लवण में, रंग उद्योग में एवं स्याही बनाने में। अगला देखते हैं बेरियम की उपस्थिति के कारण आतिशबाजी के दौरान हरा रंग उत्पन्न होता है। किसके कारण हरा रंग उत्पन्न होता है? तो बेरियम की उपस्थिति के कारण। स्ट्रांसियम की उपस्थिति के कारण लाल चटक रंग उत्पन्न होता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है साथियों। प्लूटोनियम क्या? प्लूटोनियम का उपयोग हिरोशिमा तथा नागासाकी पर गिराए गए परमाणु बमों में किया गया था। तो प्लूटोनियम का प्रयोग किया गया था जब नागासाकी और हिरोशिमा पर बम गिराए गए थे। तांबा तत्व मुक्त एवं संयुक्त दोनों अवस्था में प्राप्त किया जाता है। तांबा संयुक्त अवस्था में अयस्कों के रूप में पाया जाता है और पीतल, ब्रांज तथा स्टील मिश्र धातुएं हैं। तांबा विद्युत का अच्छा सुचालक है। आगे देखते हैं। आगे यहाँ पर दिया गया है जस्ता अथवा यसद जिंक। जस्ता अथवा जिंक एक तत्व है जिसका उपयोग लोहे के प्रति रक्षण में किया जाता है। चलिए साथियों तो नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? यहाँ पर है जस्तीकृत लोहा। चलिए जस्तीकृत लोहा क्या है? एक सेकंड साथियों, चलिए देखते हैं। जस्तीकृत लोहा और पानी, साबुन के विलयन, पेट्रोल और खनिज तेलों के प्रभाव को सह सकता है। यानी कि जस्तीकृत लोहा पानी, साबुन के विलयन, पेट्रोल और खनिज तेलों के प्रभाव को सह सकता है। लोहे को जंगरोधी बनाने हेतु उस पर जस्ते की पॉलिश की जाती है। इसे क्या कहते हैं? इसे गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? गैल्वेनाइजेशन कहते हैं इसे। चले नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लोहे पर
जंग लगने से इसका भार घटता है या बढ़ता है साथियों, तो यहाँ पर बढ़ जाता है। जर्मन सिल्वर तांबा 60%, जस्ता 20% और निकेल 20% की मिश्र धातु हैं। क्या? जर्मन सिल्वर की बात कर रहा है साथियों। चलिए, पीतल 68 से 71%, कितना साथियों? 68 से 71% यानी प्रतिशत तक तांबा तथा शेष जस्ता उपस्थित होता है। पीतल में क्या होता है? 68 से 71% तक तांबा तथा शेष जस्ता उपस्थित होता है। कांसे में 88% क्या होता है? तांबा, जबकि 12% टिन उपस्थित होता है। गन मेटल में 88% तांबा, 10% टिन, 2% जिंक उपस्थित होता है। यहाँ से याद रख लेंगे इसको साथियों। चलिए, नेक्स्ट गन मेटल की बात करें तो गन मेटल 88% तांबा, 10% टिन, 2% जिंक उपस्थित होता है गन मेटल में। आगे देखते हैं, हवा में हाइड्रोजन सल्फाइड की उपस्थिति के कारण पीतल का रंग फीका पड़ जाता है। क्या? हवा में हाइड्रोजन सल्फाइड की उपस्थिति के कारण ही पीतल का रंग साथियों फीका पड़ जाता है। जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ता है। स्टेनलेस स्टील साधारण स्टील की अपेक्षा अधिक ताप सहने की में सक्षम होते हैं। चलिए आगे देखते हैं, ऑक्सो कार्बन। देखिए, ऑक्सो कार्बन एक अकार्बनिक यौगिक है जो केवल कार्बन और ऑक्सीजन से युक्त होता है। यह कार्बन का अपर रूप नहीं है साथियों। क्या? नहीं है। और ग्रेफाइट एवं हीरा दोनों ही कार्बन के अपर रूप हैं। हीरा सबसे कठोर, जबकि ग्रेफाइट हीरे से मुलायम होता है। चलिए आगे देखते हैं, ग्रेफाइट की बात कर रहा है। ग्रेफाइट का उपयोग पेंसिल के लेड बनाने में किया जाता है। और बकमिंस्टर फुलरीन, क्या? बकमिंस्टर फुलरीन एक गोलीय फुलरीन अणु है जो कि कार्बन का अपर रूप है साथियों। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो साथियों, हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए साथियों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।